बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी अब प्रोफेसर बन चुके हैं। इसी सिलसिले में वे मंगलवार को एएन कॉलेज में लेक्चर देने पहुंचे थे। जब वे क्लास में जाने लगे तब उन्होंने कहा था कि वे थोड़े नर्वस हैं और थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है। अशोक चौधरी ने माना कि बच्चों के प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा टफ होगा और इसके लिए वो पूरी तरह कमर कस चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे होमवर्क करके आए हैं ताकि वे बच्चों को पढ़ा सकें। आगे उन्होंने जोड़ा कि वो कई सालों से राजनीतिक विषयों पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बस थ्योरी पढ़ाना बाकी है। अशोक चौधरी क्लास में जाते हैं, उनके साथ मीडिया और प्रशासन की मौजूदगी भी होती है, परंतु क्लास में अशोक चौधरी के अलावा बाकी लोगों की एंट्री नहीं हो पाती। जब अशोक चौधरी अपना लेक्चर खत्म कर देते हैं, उसके कुछ ही देर बाद क्लास लेते वक्त की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, जिसमें वे क्लास ले रहे हैं और संघवाद के विषय पर व्याख्यान दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कई तथ्य गलत बोले। अशोक चौधरी की क्लास में कही गई बातें सतही रूप से सही लगती हैं, लेकिन इसमें कई जगह ऐसी गलत या भ्रामक बातें हैं जो छात्रों को संघवाद के विषय की गलत समझ दे सकती है। अब एक एक करके साफ और सरल भाषा में समझते हैं कि कहां समस्या है और क्यों। पहली गलती यह है कि वो छात्रों को बता रहे हैं कि फेडरलिज्म हमारे फोरफादर्स ने संविधान में क्यों डाला। संघवाद फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है। इट इज लाइक एन एग्रीमेंट। फेडरलिज्म क्यों बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, क्यों हमने फेडरलिज्म, हमारे फोरफादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया तो वाई दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। पर समस्या यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका अर्थ है कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि फेडरल स्टेट के रूप में। इसलिए यदि कोई सीधे भारत को फेडरल स्टेट कहता है तो वह तकनीकी रूप से सटीक नहीं है और यह छात्रों को भ्रमित कर सकता है। भारत को फेडरल स्टेट कहना तकनीकी रूप से सटीक नहीं है, क्योंकि संविधान ने स्पष्ट रूप से इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है, न कि फेडरल। फेडरल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब राज्य अपने फैसलों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और केंद्र का कोई दबाव न हो। पर भारत में केंद्र और राज्य दोनों के काम संविधान में पहले से बटे हुए हैं, यानी एक देश लेकिन कई स्तर की सरकार और सबकी पावर संविधान तय करता है। दूसरी गलती यह है कि उन्होंने संघवाद को एग्रीमेंट यानी एक साधारण समझौता बता दिया। यह अधूरा और भ्रामक है। संघवाद फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है। इट इज लाइक एन एग्रीमेंट। संघवाद कोई सामान्य समझौता नहीं होता, बल्कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता का बंटवारा लिखित रूप में तय होता है। इसे कोई भी पक्ष अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकता। अगर इसे सिर्फ एग्रीमेंट समझ लिया जाए तो ऐसा लगता है कि राज्य और केंद्र जब चाहें अलग हो सकते हैं या नियम बदल सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है, न कि कोई आपसी समझौता। तीसरी गलती यह है कि उन्होंने यह कहा कि संघवाद इसलिए लाया गया ताकि विविधताओं को बांधकर रखा जा सके। क्यों हमने फेडरलिज्म, हमारे फोरफादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया तो वाई दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। बिकॉज हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश है। हमारे यहाँ इफ़ यू गो टू साउथ, डीप साउथ, तो वहाँ कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ तमिल बोलते हैं, और उस लैंग्वेज से हमारा खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उनका कोई लेना देना। कन्नड़ और तमिल से इंटरेक्शन में आपको बहुत दिक्कत होता है, मतलब हम लोगों को लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर इफ़ यू गो टू जम्मू कश्मीर और इफ़ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी हमारा बहुत डिफरेंट है। तो इस पूरे इसको बनाने के लिए इन लोगों ने, हमारे फोरफादर्स ने, कि हमारा उनका अपना स्वतः भी रहे, इंडिपेंडेंसी भी रहे और एक हमारा सेंट्रल कंट्रोल भी रहे, सो दैट कि हम इसको बांध करके रखें। यह भी आधा सच है और गलत दिशा देता है। असल बात है कि संघवाद कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है, बल्कि पावर शेयरिंग यानी सत्ता बांटने का सिस्टम है। इसका उद्देश्य राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार फैसले लेने की आजादी देना है, न कि उन्हें केंद्र के जरिए बांध कर रखना।
अगर इसे नियंत्रण का तरीका मान लिया जाए तो लोकतंत्र की मूल भावना ही कमजोर हो जाती है। चौथी समस्या उनकी भाषा में इंडिपेंडेंस शब्द के इस्तेमाल पर है। उन्होंने कहा कि राज्यों की अपनी इंडिपेंडेंस रहे। यह शब्द यहाँ गलत है। भारत में राज्य स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं होते, वे स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस होते हैं। अंतर समझिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पूरी तरह अलग और संप्रभु, जैसे अलग देश, जबकि ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि कुछ मामलों में खुद निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन अंतिम संप्रभुता देश यानी भारत के पास ही रहती है। अगर छात्र इसे इंडिपेंडेंस समझ लेंगे तो वे सोच सकते हैं कि राज्य अलग देश की तरह है, जो कि पूरी तरह गलत है। पांचवी गलती 7वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 7 की व्याख्या में है। उन्होंने कहा कि इसमें यह बताया गया है कि राज्यों और केंद्र की अपनी अपनी सरकार है और हाउ दे हैव अ से। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया शेड्यूल 7 में, उसमें यह प्रावधान हुआ कि स्टेट विल हैव अ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव हिज ओन गवर्नमेंट एंड हाउ टू हैव द से, कि राज्य सरकार का से भारत सरकार के नियम और कानून बनाने में कैसे हो सकता है। असल में 7वीं अनुसूची का मुख्य काम यह बताना है कि कौन सा विषय किसके अधिकार में होगा, केंद्र, राज्य या दोनों, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें यह नहीं बताया जाता कि किसका से होगा, बल्कि यह तय किया जाता है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। इसे गलत तरीके से जोड़ना छात्रों को भ्रमित कर सकता है। छठा और सबसे स्पष्ट तथ्यात्मक गलती संसद में प्रतिनिधित्व को लेकर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और राज्यसभा में एमएलएज लोग चुनकर राज्यसभा भेजते हैं, तो हमारा वहां भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया शेड्यूल 7 में, उसमें यह प्रावधान हुआ कि स्टेट विल हैव अ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव हिज ओन गवर्नमेंट एंड हाउ टू हैव द से, कि राज्य सरकार का से भारत सरकार के नियम और कानून बनाने में कैसे हो सकता है। तो लोकसभा में तो हम अपना इंडिपेंडेंट भेजते हैं एमपीस, और हम राज्यसभा में जो अपर हाउस है उसमें एमएलए लोग चुन करके राज्यसभा भेजते हैं, तो हमारा वहां भी रिप्रेजेंटेशन हुआ। यहाँ आधा सच और आधा भ्रम है। सही बात यह है कि लोकसभा में जनता सीधे अपने सांसद चुनती है, लेकिन राज्यसभा में वे विधायक एमएलए सीधे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं भेजते, बल्कि वे अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। यानी राज्यसभा का उद्देश्य जनता का नहीं बल्कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है। इसे हमारा रिप्रेजेंटेशन कहना तकनीकी रूप से गलत और ओवर सिंप्लीफाइड है। एक और तथ्य सामने आता है कि राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं उन्हें एमएलएज नहीं बोला जाता बल्कि उन्हें सांसद कहा जाता है। कुल मिलाकर इस पूरे बयान में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जटिल संवैधानिक अवधारणाओं को बहुत साधारण और कई जगह गलत शब्दों से समझाया गया है। इससे छात्रों के दिमाग में यह गलत छवि बन सकती है कि संघवाद सिर्फ एक समझौता है, राज्यों को स्वतंत्रता मिली हुई है और उन्हें केंद्र कंट्रोल करता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा संतुलित और संवैधानिक है। अशोक चौधरी ने तो प्रोफेसर बनने के बाद अपनी क्लास ले ली, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को लेकर पहले भी विवाद सामने आया था। उनके दस्तावेजों में नाम अशोक कुमार और सार्वजनिक जीवन में अशोक चौधरी होने को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच कराई, जिसके बाद आयोग ने दोनों नाम एक ही व्यक्ति के बताएं और उन्हें क्लीन चिट दी। 58 साल की उम्र में नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने भी काफी सवाल उठाए थे। प्रशांत किशोर ने भी उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और प्रोफेसर बनने की योग्यता में गड़बड़ियां गिनाई थी। इन सब आरोपों के बावजूद अशोक चौधरी को क्लीन चिट मिली और उनकी नियुक्ति के बाद एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनका लेक्चर हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।